तो दोस्तों आज बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगा कि जो आपकी बॉल होती है आप उस पर प्लास्टर करते हैं तो उसमें क्रैक्स क्यों आते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लास्टर होता क्या है, कितने टाइप का प्लास्टर होता है, वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर प्लास्टर में क्रैक क्यों आ जाते हैं। आप इतने अच्छे से प्लास्टर करते हैं तो आखिर क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसमें प्लास्टर में क्रैक आ जाते हैं। आप चाहे हेयर लाइन क्रैक्स बोल लो या फिर कॉलम के बगल में जो जॉइंट क्रैक होते हैं वो कह लो। तो आखिर ये सब आते क्यों हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पूरी कुंडली बना के रखी है ये वॉल क्रैक्स के बारे में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चाहे एक इंजीनियर हों, एक घर बना रहे हों अपना, आज बना रहे हों 10 साल बाद बनाएंगे, ये चीज़ें मेरे वीडियो आपको हमेशा काम आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी चालू कर लीजिए क्योंकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीवारों में क्रैक क्यों आते हैं, आपके प्लास्टर में क्रैक क्यों आ जाते हैं। पूरे 9-10 पॉइंट बना के रखे हैं और इन 10 पॉइंट के थ्रू हम जानेंगे कि वॉल में क्रैक क्यों आते हैं। अगर ये 10 चीज़ें आपने अवॉइड कर दी तो यकीन मानिए आपके वॉल में कभी भी कोई भी क्रैक नहीं आएगा। तो मैंने वही लिख के रखा है, बिग मिस्टेक ऑफ प्लास्टरिंग। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लेवल मार्किंग। लेवल मार्किंग क्या होता है थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आपकी कोई दीवार है, उस पर आपको प्लास्टर करना है तो आपको एक लेवल मार्किंग करना होगा। तो अगर आप लेवल मार्किंग नहीं करेंगे तो कहीं पे प्लास्टर मोटा हो जाएगा, कहीं पे पतला हो जाएगा, कहीं पे 10 mm हो जाएगा, कहीं पे 25 mm हो जाएगा और वहाँ पे क्रैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। लेवल मार्किंग समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि रफ़ सरफेस। रफ़ सरफेस का मतलब क्या होता है कि जैसे दीवार होती है वो तो रफ़ सरफेस होता ही है, उसमें ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स ज्वाइंट होती हैं मोटार के थ्रू, तो वो एक रफ़ सरफेस ऑलरेडी होता है। लेकिन कॉलम का सरफेस रफ़ नहीं होता है, वो एकदम चिकना होता है, तो उसको आपको रफ़ करना पड़ता है। कॉलम के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में लिंटर आ जाती है, कहीं आपकी बीम डली होती है, तो उसको भी आपको रफ़ करना पड़ता है। अब कॉलम और बीम को आप रफ़ कैसे करेंगे, सीलिंग को रफ़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप छेनी हथौड़े से उसको चिटिंग कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझिए ये एक दीवार है, यहाँ पे देखिए इसी तरह की एक दीवार होती है और यहाँ पे ये कॉलम है, एक कॉलम ये है। तो ये वाला जो होता है ये चिटिंग दिख रहा है आपको डॉट डॉट करके, आप छेनी हथौड़ा से जैसे ही चिटिंग करेंगे तो वो कॉलम या फिर कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो, कोई भी चिकना स्ट्रक्चर हो, वो रफ़ हो जाता है। तो उस पर क्या है, सीमेंट जॉइंट अच्छे से पकड़ हो जाती है उसकी, तो वो वहाँ से क्रैक नहीं होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से आप चिट कर देते हैं कॉलम पे और इसी तरह से बीम पे भी चिट कर देना है। चिटिंग से क्या होता है कि जो जॉइंट होता है वो अच्छे से हो जाता है, सीमेंट की पकड़ अच्छे से हो जाती है, तो वहाँ पे क्रैक्स की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट आता है, यूज चिकन मैश। अब आपने बीम कॉलम पे चिटिंग कर दी लेकिन यहाँ पे भी दो कंडीशन आ जाती हैं। एक कंडीशन में आपको चिकन मैश यूज करना है, क्या होती है आगे बताऊंगा, और एक कंडीशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है चिकन मैश की, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि कौन से कंडीशन पे आपको चिकन मैश यूज करना होती है। चिकन मैश क्या होती है, एक जाली होती है जिसे हिंदी में मुर्गा जाली बोलते हैं। तो आप जहाँ जहाँ भी कॉलम और बीम बनाते हैं वहाँ पे इसको यूज करना होता है। कब यूज करना होता है, जब आप कॉलम पहले बना लेते हैं और दीवार बाद में बनाते हैं। इस कंडीशन में आपको चिकन मैश यूज करना है, साथ में चिटिंग भी करना है। लेकिन अगर आपने दीवार पहले बना ली और फिर बाद में कॉलम बनाया तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है चिकन मैश की, ठीक है। इसमें सिर्फ आप प्लास्टरिंग करते वक्त चिटिंग कर दीजिए। तो अगर आप पहले कॉलम और बीम बना रहे हैं
तो चिकन मैश का उपयोग ज़रूर करिए, नहीं तो जॉइंट पर अपने आप क्रैक आ जाएंगे, चाहे कितना भी अच्छा आप प्लास्टर कर लीजिए। चौथा पॉइंट आ जाता है कि आपको क्यूरिंग करना ज़रूरी होता है। जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है उस दीवार को आधे घंटे 1 घंटे पहले पूरा भिगो दीजिए, उसकी क्यूरिंग कर दीजिए। और जो जो ईंट आप यूज कर रहे हैं उनको भी भिगो के रख दीजिए। ये क्यों भिगाते हैं? क्योंकि जब भी आप प्लास्टर करते हैं तो सीमेंट की जो सलरी होती है उसका जो पानी होता है, अगर ईंट सूखी रहेगी, दीवार सूखी रहेगी तो वो बिल्कुल पी जाती है और अच्छे से हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसलिए पहले से ही भिगा के रखो तो सीमेंट अपनी हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से कर पाती है। इसलिए सबसे पहले प्लास्टर से पहले आप दीवार को और ईंटों को भिगा के रख दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब यहाँ पे प्लास्टर करना है तो ईंटों को क्यों भिगाना है? तो आपको बता दें, जब भी दीवार बनती है तो बीच बीच में कहीं होल छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, होल इसलिए छोड़ते हैं जब भी वहाँ खड़े होने के लिए एक रैंप बनाते हैं तो उसमें होल की ज़रूरत होती है। और भी कई काम होते हैं जिनमें बीच में दीवार में होल छोड़ दिए जाते हैं, तो वो होल भरने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। भले ही 2 4 5 ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी आपको भिगा के लगाना है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सलरी अप्लाई ऑन बॉल बिफोर प्लास्टरिंग। ठीक है, तो सलरी क्या होती है सबसे पहले इसको समझते हैं। सलरी बोलते हैं सीमेंट का घोला। सलरी समझ गए? ठीक है, सीमेंट का घोला होता है, उसे सलरी कहते हैं। उसको आपको प्लास्टर से पहले दीवार पे डालना है, दीवार पे अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, दीवार और प्लास्टर का जॉइंट जो है बहुत अच्छे से हो जाता है और क्रैक्स की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। समझ गए? तो सबसे पहले आपको दीवार में भिगोना है, उसके बाद सलरी अप्लाई करना है। सलरी अप्लाई के बाद क्या करना है आगे समझिए। मोटार के रेशियो पे ध्यान देना है। तो मोटर का रेशियो क्या होता है वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी आपका इंटरनल प्लास्टर होता है उसमें 1:4 से लेके 1:6 तक का रेशियो होता है, और जो आउटर या फिर सीलिंग वाला प्लास्टर होता है उसमें 1/4 का ही रेशियो होता है। अब क्या होता है 1/4, 1/6, ये मैं बता चुका हूँ। सिंपल कह सकते हैं कि 1 पार्ट सीमेंट का 4 पार्ट सैंड के। 1/6 का मतलब वही है 1 पार्ट सीमेंट का 6 पार्ट सैंड के। तो 1:4 से 1:6 इंटरनल प्लास्टर में आ जाता है, और आउटर और सीलिंग के लिए आपको 1/4 का यूज करना है। ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से समझाई है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये लापरवाही हमेशा हर जगह की जाती है। ठीक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसे कहते हैं मोटर यूज विद इन 1 आवर। आपने जो भी मोटर बनाया है, मोटर का मतलब जो भी मसाला बनाया है, सीमेंट और सैंड और वाटर को मिला के जो भी मसाला बनाया है उसको आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है, या फिर आप उतना ही बनाएं जितना आप 1 घंटे में यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो सीमेंट की जो है स्ट्रेंथ ख़त्म होती जाती है। अब आप बोलेंगे हम तो दिन भर का बना लेते हैं, हमारा कोई ख़त्म नहीं होता, अच्छे से प्लास्टर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट में जो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है वो आधे घंटे में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आधे घंटे में उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सेटिंग होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें स्ट्रेंथ कम होने लगती है अगर वो प्रॉपर जगह पे नहीं लगा है। पानी जैसे ही मिलाएंगे तो आधे घंटे बाद उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आधे घंटे की जगह आप 1 घंटा यूज कर लीजिए, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आप यूज करते हैं तो क्रैक्स तो होंगे ही। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप उतना ही मोटर बनाएं जितना आप 1 घंटे में यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बना सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम जो है वो 1 नंबर का होगा। अब एक कॉमन मिस्टेक और सुनिए जो कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि ड्राई मोटार बना लेते हैं बहुत सारे लोग। अब ड्राई मोटार क्या होता है? ड्राई मोटार का मतलब ये होता है कि आप एक साथ बहुत सारा ड्राई सीमेंट और बालू को मिला के रख लेते हैं।
ठीक है, और फिर उसको पानी मिला मिला के यूज करते जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है, तो इसमें थोड़ी सी गलती है और इससे ही आपके वॉल में यानी कि दीवार में क्रैक आते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए किस तरह से आते हैं। आपने सीमेंट और बालू को मिला के रख लिया, 2-3 दिन के लिए मिला के रख लिया, 4-5 बोरी का इकट्ठा ड्राई मोटर बना लिया और रख लिया। आप पानी मिला मिला के आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो सैंड होती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता ही है, और मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? पानी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सीमेंट जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो अपनी हाइड्रेशन प्रोसेस आधे घंटे में स्टार्ट कर देता है और उसमें स्ट्रेंथ कम होने लगती है। अब आप सोचिए कि मॉइस्चर अगर बालू में होगा तो आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और दीवार में क्रैक्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आप बोलेंगे हमारी बालू में तो मॉइस्चर है ही नहीं, सूखी बालू है। तो यकीन मानिए कोई सी भी बालू हो उसमें मॉइस्चर होता ही है, 1%, 2%, 5% मॉइस्चर होगा ही। इसलिए कभी भी ड्राई मोटर बना के मत रखिए, तुरंत कर लीजिए, तुरंत मिला लीजिए, अलग अलग रखिए सारे मटेरियल को और तुरंत मिला के बनाइए। उससे आपके दीवार में कभी क्रैक नहीं आएंगे। और अगला जो कि मैं हर बार बताता हूँ कि क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका प्लास्टर हो जाए तो दूसरे दिन से कम 8 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करना है, बराबर पूरे दीवार की तरह ही करना है। इससे हाइड्रेशन प्रोसेस सीमेंट की होती रहेगी और आपकी दीवार भी मजबूत होती रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपको क्यूरिंग में और मोटार में, विशेषकर मोटार में जो आप मसाला बनाते हैं उसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर यूज करना है। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब कहीं नाले का पानी भर के उसमें नहीं डालना है, ना ही कोई गंदा पानी खेत का पानी डालना है। आपको उसमें वो पानी डालना है जिसे आप पी सकते हैं, यानी कि कम से कम साफ़ पानी उसमें डालिए, कोई गंदा पानी मत डालिए। गंदे पानी में मिट्टी के कण होते हैं और मिट्टी के कण होंगे तो आपकी दीवार में क्रैक्स आ सकते हैं। ये थे 10 पॉइंट जो कि आपकी दीवार को क्रैक होने से बचा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।